हेलो एवरीवन। आज हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया एग्रीकल्चर ऑफिसर के जीके पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जनरल नॉलेज के पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चंस थे। टोटल वी हैव 100 क्वेश्चंस इन दिस बुकलेट एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चंस वन बाय वन। सो एवरीवन पे अटेंशन और आप लोग इस वीडियो को वन बाय वन देखिए और अपने नॉलेज को, अपने इंटरेस्ट को डेवलप कीजिए, इन्हेंस कीजिए। और आप अगर इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे तो आपको इसका मतलब एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न्स है, अभी रिसेंट एग्ज़ाम किस तरीके से हो रहे हैं, इसका आपको इसका आप लोग इवेल्युएशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप इस पेपर के सारे जीके क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। इसमें से कौन ऐसा है जो कि सही से मिलान किया गया है। तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जानते हैं क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यही रीज़न है कि हम लोग के फैन में या फिर डिफरेंट इलेक्ट्रिक गैजेट्स में हमारे पास क्या होता है, मोटर लगा होता है। और वो मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फ्यूजेज यानी सेफ्टी फ्यूजेज, जो हमारे घर में फ्यूजेज होता है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही वर्क करता है। आप लोग जो फ्यूज़ देखते हैं वो फ्यूज़ वायर मेड अप ऑफ होता है टीन और लेड के एलॉय से। टीन मीन्स एसएन और पीबी मीन्स क्या हुआ, लेड। ये दोनों का एलॉय के मिक्सचर से बनता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़। और इस फ्यूज़ का ये प्रॉपर्टी है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट एक लिमिट को क्रॉस करता है तो ये इसका वायर मेल्ट हो जाता है और ये रेसिस्ट करता है करंट को फ्लो होने से। सो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज़ अपने घर में लगाते हैं, जो हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस गैजेट्स को क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको सही फंक्शन होने के लिए मॉनिटर करता है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमो भी बोलते हैं। और ये डायनेमो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। तो ये बिल्कुल सही है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यही रीज़न है कि आप इलेक्ट्रिक जनरेटर के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या एक मशीन है और उससे हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो इसका कन्वर्जन यही है कि मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। तो आपने देखा ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। इसका आंसर क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव आर करेक्ट। इट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच a person cannot see the distant object clearly but can see nearby object clearly। इट मीन्स दूर की वस्तु जो है आपको नहीं दिखेगी और नज़दीक की चीज़ें को आप लोग देख पाएंगे। इस तरीके का दृष्टि दोष जो होता है, आंखों की प्रॉब्लम जो है, उसे हम उस डिफेक्ट ऑफ विजन को क्या कहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया को ही हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस। इसका मतलब हुआ निकट दृष्टि दोष। आपको नज़दीक की चीज़ें तो दिखेगी लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखती है। इसका रीज़न क्या है कि हमारा जो इमेज बनता है आइज़ पे, वो इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो हमारे रेटिना से पहले ही बन जाता है। ड्यू टू दिस रीज़न हम लोग इसको करेक्शन कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द कनकेव लेंस। इसमें हम लोग कनकेव लेंस का यूज़ करके मायोपिया डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इट मीन्स नज़दीक की चीज़ें तो आपको दिखेगी बट दूर की चीज़ें नहीं दिखेगी, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मायोपिया। इसका आंसर क्या होगा, 2 का ए। थर्ड इज द सोनार टेक्निक यूजेज। अब देखिए सोनार का मतलब क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये सोनार का फुल फॉर्म हुआ। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और सोनार जो होता है वो बेसिकली बेस्ड है ऑन द टेक्निक ऑफ साउंड वेव। ये जो टेक्निक यूज होता है वो साउंड वेव टेक्निक पे यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक्सरे नहीं होगा, इंफ्रारेड नहीं होगा, माइक्रोवेव नहीं होगा, साउंड वेव होगा, यानी नन ऑफ द अबव होगा। और सोनार को हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, सोनार इज यूज्ड टू सी दी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। यानी पानी के नीचे जो शिप वगैरह चलती है तो समुद्र के नीचे के ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ें को देखने के लिए हम लोग सोनार को यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, इस राइट हैंड साइड में है। यह है ड्यूरिंग द लाइटनिंग विच फेनोमेनन टेक प्लेस। अब देखिए लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म्स जब होता है तो उस समय कौन सा फेनोमेनन होता है, अकर होता है। तो उस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि आपका करंट का जो फ्लो होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इस ऐसे करंट का क्या होता है, फ्लो होने लगता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा तो हमारा बॉडी का क्या होगा, टेम्परेचर या हमारे बॉडी से करंट का क्या होगा, मूवमेंट होगा। आप अगर ध्यान कीजिए जो रेनी सीजन में लाइटनिंग होता है या फिर थंडर स्टॉर्म्स होते हैं उसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि एयर करंट जो है, एयर करंट वो मूव होता है अपवार्ड की ओर,
हवा जो है ऊपर की ओर बहती है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी जो रेनफॉल का वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो कैसे मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ। तो ये हमारा मूवमेंट है ड्यूरिंग दी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमेनन होगा तो आपका लाइटनिंग होगा या थंडर स्टॉर्म होगा, ठनका ठनकेगी, बिजली चमकेगी, और बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर बॉडी। ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो चार्ज का फ्लो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इसका आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग लाइटनिंग विच फेनोमेनन टेक प्लेस, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ मच हाइप्ड गॉड पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड इन सर्न। ये जो हमारा वर्ड लिखा है CERN, ये बेसिकली एक्रोनिम है। द फुल फॉर्म इज काउंसिल फॉर यूरोपियन न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये न्यूक्लियर रिसर्च के लिए काम करती है, ये न्यूक्लियर रिसर्च का काम होता है। और यहाँ पे आपको देखा गया कि 2012 में एक गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी हुई है। और गॉड पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, और जो सृष्टि की जो रचना हुई है, ऐसा बोला जाता है कि इस गॉड पार्टिकल के द्वारा ही हुआ है। अगर हम इस गॉड पार्टिकल के द्वारा इस अणु के बारे में, इस कण के बारे में अगर हम विशेष जानकारी ग्रहण कर लेते हैं तो हम ये जान पाएंगे कि आखिर हमारे यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई है, जो रचना हुई है, जो डिस्कवरी हुई है, फॉर्मेशन हुई है, वो किस तरीके से हुआ है। उस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम इस गॉड पार्टिकल की हेल्प से हम जान पाएंगे। तो बेसिकली कौन से पार्टिकल को हम लोग गॉड पार्टिकल बोलते हैं, तो उसका नाम है हिग्स बोसॉन। क्या नाम है, हिग्स बोसॉन। और हिग्स बोसॉन क्यों नाम दिया गया है, ये बेसिकली दो फिजिसिस्ट के नाम पे है, भूगोलवेत्ता के नाम पे है। एक हिग्स थे और दूसरा बोसॉन यानी बोस। अब बोस में कौन सा बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, SN बोस। और ये सत्येंद्र नाथ बोस हमारे इंडिया के ही थे, इंडियन फिजिसिस्ट। और हिग्स जो थे, इनका नाम पूरा नाम था पीटर हिग्स। और ये पीटर हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस दोनों के नाम पे ही इस पार्टिकल का नाम पड़ा हिग्स बोसॉन। और हिग्स बोसॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल। ये आपको याद रखना, गॉड पार्टिकल किसको बोलते हैं, हिग्स बोसॉन। ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ CERN, ये काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है। ये हमारा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। इसमें बोल रहा है कि अ बीम ऑफ ब्लू लाइट वाज यूज्ड टू ऑब्टेन डिफ्रैक्शन पैटर्न यूजिंग अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इफ येलो लाइट इज यूज्ड बाय रिप्लेसिंग ब्लू लाइट। अब देखिए क्या बोला इसमें कि हमारे पास, आप जानते हैं कि जो 7 कलर का स्पेक्ट्रम होता है वाइट लाइट के प्रिज्म से पास करने के बाद जो 7 डिफरेंट कलर्स बनते हैं, तो ये 7 कलर्स क्या होता है, आप जानते हैं वाइट ग्योर होता है, वाइट ग्योर। और ये वाइट ग्योर का मतलब क्या है, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और यहाँ से आप क्या समझते हैं कि जो रेड होता है नीचे का, इसका जो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और वायलेट का वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। आप समझ पा रहे हैं। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट का। सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड का। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है कब नैरो हो जाएगा और कब ब्रॉड हो जाएगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें हम, आप 12th के फिजिक्स में आप पढ़े होंगे वेंड विड्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। देखिए हमारे पास 2 कलर का बात किया गया है, एक ब्लू को रिप्लेस किया जा रहा है किससे, येलो से। तो अब हमें सिर्फ इतना बताइए कि वाइट में ब्लू ये है और येलो यहाँ पे है, तो किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, वेवलेंथ येलो का ज़्यादा है। येलो का वेवलेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू ब्लू, ब्लू का कम है वेवलेंथ, येलो का ज़्यादा है। इतना समझिए। अब देखिए उसके बाद जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ होता है, जो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है या फिर बैंड विड्थ का फॉर्मूला होता है, वो होता है बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। यहाँ पे लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। लेमडा इज द वेवलेंथ एंड कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन एंड स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। ये आपके काम का नहीं है, सिर्फ आप इतना समझिए, ये जो फ्रिंज विड्थ होता है, ये विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका विड्थ ज़्यादा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका विड्थ ज़्यादा। तो ब्लू का वेवलेंथ क्या था, कम था। येलो का वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो जैसे ब्लू को हम रिप्लेस किए येलो पे, तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा हो गया। इसका मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होने से इसका विड्थ क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और विड्थ ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि अब जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा उसका विड्थ ज़्यादा होगा। विड्थ ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि अब इसका ब्रॉड ज़्यादा हो जाएगा, ये ब्रॉडर हो जाएगा और फार्दर अपार्ट हो जाएगा। पहले काफ़ी नैरो था, अब क्या है, ब्रॉडर हो गया, ब्रॉडर हो गया। तो यही डिफरेंस हो गया जब हम ब्लू से येलो कलर लेते हैं। इसका आंसर C होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम क्लास में भी डिस्कस किए थे इस क्वेश्चन को। ये हमारा रमन इफेक्ट के बारे में है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो 28 फरवरी को हम लोग साइंस डे भी मनाते हैं, नेशनल साइंस डे। और 1928 में ये रमन इफेक्ट दिए थे और 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आप जानते हैं कि रमन इफेक्ट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू रमन इफेक्ट बेसिकली बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब पार्टिकल किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है, तो इसका वेवलेंथ जो होता है, ये वेवलेंथ चेंज होता है। और जब वेवलेंथ वैरी करता है तो इसका फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, वैरी करेगा। और फ्रीक्वेंसी आइदर इंक्रीज हो सकता है या कुछ डिक्रीज भी हो सकता है आफ्टर स्कैटरिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज एज वेल एज डिक्रीजेज आफ्टर स्कैटरिंग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे। यहाँ पे बताया गया कि सुरेश हैज़ 2 हाफ फिल्ड बकेट। सुरेश के पास 2 बकेट है जिसमें हाफ क्या है, वाटर इसमें फील्ड है, आधे में वाटर भरा हुआ है। उसके बाद द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन वन बकेट इज 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो वाटर है वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, और दूसरे बकेट में जो वाटर है उसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। यानी क्या, जो सेकंड बकेट है उसका वाटर काफ़ी गर्म है, वार्म है, और फर्स्ट बकेट का वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर जितना गर्म है। ही हैज़ 2 प्लान्स इन माइंड बिफोर टेकिंग बाथ। अब क्या है कि उसे स्नान करना है और उसके दिमाग में 2 प्लानिंग है। वो प्लान 1 क्या बोलता है कि ही मिक्सेस बोथ द वाटर इन अ बकेट एंड वेट 20 मिनट्स बिफोर टेकिंग बाथ। ये दोनों वाटर को एक दूसरे से मिक्स कर देता है और 20 मिनट वेट करेगा, उसके बाद वो स्नान करेगा। पहला प्लान ये था। सेकेंड प्लान क्या है कि वो जो है 20 मिनट वेट कर लेगा, उसके बाद वो वाटर को मिक्स करेगा। पहला में क्या है कि पहले मिक्स करके वेट करेगा, दूसरा प्लान क्या है कि पहले वेट करके मिक्स करेगा। तो आपके अनुसार अब जो है वो कंफ्यूज्ड है कि उसे कौन सा प्लान करना चाहिए जिससे उसे हॉटर वाटर मिल सके, यानी गर्म वाटर मिल सके। तो कौन सा प्लान इसमें सही है? प्लान यही सही है कि पहले ये दोनों वाटर को मिक्स कर ले और 20 मिनट्स का वेट उसके बाद करे। ठीक है, तो ये प्लान ए इज़ द करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सेमी कंडक्टर आर द मटेरियल दैट पॉजेज। सेमी कंडक्टर किसे बोलते हैं? सेमी कंडक्टर ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वो आपका कंडक्टर से ज़्यादा होता है। कंडक्टर जो गुड कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर कौन हुए? मेटल्स जो हुए, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, जिसकी वायर्स बनते हैं। और एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कंडक्टर है वो मेटल से हैं, जो इंसुलेटर है वो नॉन मेटल से हैं, और इस दोनों के बीच में जो लाई करता है उसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम सेमी कंडक्टर जिसके चिप्स बनते हैं, है ना, आईसी चिप्स बनता है। तो सेमी कंडक्टर कैसा मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी मेटल से कम हो और इंसुलेटर से ज़्यादा हो, ये दोनों के बीच में जो लाई करे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? सेमी कंडक्टर आर द मटेरियल दैट पॉजेज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल से कम होना चाहिए। इसका आंसर हमारा 9 का बी हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दें आपको कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, किसी भी सेमी कंडक्टर में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेसिस्टिविटी जो है, रेसिस्टिविटी वो डिक्रीज होगा। रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर, ये याद रखना है सेमीकंडक्टर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। इसमें बोल रहा है कि सोलर सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिल्कुल सही है। वी ऑब्टेन द हाईएस्ट आउटपुट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग नून व्हेन द सन इज जस्ट अबव द हेड। आफ्टरनून के टाइम पे क्या होता है कि सूर्य डायरेक्ट हमारे हेड के अबव होते हैं, और इससे क्या होगा कि हमें सोलर सेल में मैक्सिमम एनर्जी मिल पाएगा। इसका रीज़न क्या है कि द डेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन इज मैक्सिमम व्हेन द सन रेज आर फॉलिंग वर्टिकली। जब वर्टिकली सन होगा तो हमें जो है डेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, रेडिएशन, वो मैक्सिमम डेंसिटी में मिल पाएगा, और जो हमारा सोलर सेल है वो मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर कर पाएगी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आफ्टरनून में ये फेनोमेनन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट कोरोड। देखिए जनरली हम लोग जानते हैं कि आयरन, कॉपर, ये सभी जो मेटल्स हैं ये एक समय के बाद इसमें कोरोजन होने लगता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस में कोरोजन होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो कि कोरोजन प्रोसेस को अंडरगो नहीं करता है। जैसे कि वो मेटल्स क्या कहलाते हैं? नोबल मेटल। नोबल मेटल मीन्स क्या हुआ? जो इनर्ट मेटल हो, इनएक्टिव मेटल हो, जो रिएक्शन नहीं करता हो। जैसे आपके पास गोल्ड है, प्लेटिनम है। ये गोल्ड, प्लेटिनम जो होते हैं ऐसे मेटल्स होते हैं जो इनर्ट होता है बिल्कुल। और ये इनर्ट मेटल क्या होता है कि जो नोबल मेटल्स है ये कोरोजन नहीं होता, इसमें रस्टिंग नहीं होता। गोल्ड और प्लेटिनम में क्या होगा? रस्टिंग नहीं होगा। इसमें कोरोजन किस में से नहीं होगा? तो गोल्ड भी है इसमें सही आंसर। आयरन में तो रस्टिंग होता है, प्लेटिनम भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, मोर देन वन ऑफ द अबव, आंसर डी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास। ये कह रहा है कि अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड डैश। देखिए जो भी ऐसा फूड हमारे पास है जिसमें फैट्स या ऑयल्स ज़्यादा हो, वो क्या होता है? वो ऐसा फूड होता है जो ईजिली स्पॉइल हो जाता हो। जो फैटी और ऑयली फूड हो वो ईजिली स्पॉइल हो जाता है, बिकॉज जिसमें फैट्स होंगे, ऑयल होंगे, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अंडरगो करता है बहुत आसानी से। इसलिए जो फैटी और ऑयली सब्सटेंस है उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और वो स्पॉइल हो जाता है, और उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू उसका कम हो जाता है। सो ड्यू टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड वी एड एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस इन
फूड डैट कंटेंस फैट्स एंड ऑयल्स, ऐसा फूड जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स ज़्यादा हो उसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस को ऐड करते हैं जिससे वो फूड आसानी से स्पॉइल ना हो, ख़राब ना हो। तो वो कौन सा मटेरियल है, सब्सटेंस है जो ऐड किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस को। इसका आंसर सी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, ये हमारा वाटर जो है केमिकल कंपाउंड H2O इसको बाइफरकेट करता है, इसको डिकम्पोज करता है, ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रो विद द प्रेजेंस ऑफ करंट, ये करंट के प्रेजेंट में होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट 14 नंबर में आ जाइए। टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। अब ये पूछ रहा है कि टोमेटो जो हम लोग खाते हैं वेजिटेबल्स या सलाड्स के रूप में, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो आप जानते हैं कि टोमेटो रहे या फिर आपके पास स्पाइनेच रहे, स्पाइनेच हो, टोमेटो हो, कैबेज हो या फिर ब्रोकली हो, ये सभी ऐसे फूड मटेरियल हैं जिसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। स्पाइनेच, टोमेटो, कैबेज, ब्रोकली, ये सभी में ऑक्जेलिक एसिड्स होते हैं। कौन सा एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। उसके बाद देखिए जो हमारा वाइनेगर होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है वाइनेगर में। और टार्टरिक एसिड किस में होता है, टेमेरिंड में। टेमेरिंड मीन समझ रहे हैं, इमली। ये जो टेमेरिंड है इसमें टार्टरिक एसिड होगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑक्जेलिक एसिड है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, 100% प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड डैश। देखिए इथेनॉल जो होता है ना, इथेनॉल, इथेनॉल को ही हम लोग अल्कोहल बोलते हैं कॉमन वर्ड में। और इसको अगर केमिकली और अच्छे से बोले तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल जो होता है उसमें अगर 100% इथाइल अल्कोहल हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये अल्कोहल कैसा कहलाएगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल। सो दी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15th का। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th पे। ये रहा 16th नंबर क्वेश्चन। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से आपको कौन सा सही है ये आपको चेक करना है। देखिए क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। हाँ, क्रिस्टलाइजेशन एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप लोग किसी सॉल्यूशन से प्योर सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अ बॉन्डिंग बिटवीन कंस्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल टेक प्लेस ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। नो, केमिकल चेंज का एग्जांपल नहीं होगा। ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। तो दिस वन इज रॉन्ग। इसमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2, 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 17th नंबर। 17th नंबर में क्या बोला है कि अरेंज इन द फॉलोइंग ऑप्शंस मटेरियल्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो पार्टिकल के बीच में उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, पहले कम से ज़्यादा की ओर। तो आप जानते हैं कि जो सॉलिड होता है स्टेट, सॉलिड स्टेट के पार्टिकल, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। फिर उसके बाद आता है क्या, लिक्विड। अब फिर क्या आएगा, गैस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, आयरन मेटल का होगा। फिर किसका होगा, वाटर का, लिक्विड में है। फिर गैस का, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस, फिर उसके बाद वाटर लिक्विड, फिर उसके बाद आयरन। ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में क्या है कि हमारे पास फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाईएस्ट। अब ये पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, इस 4 ऑप्शन में से किसका वेट मैक्सिमम होगा, किसका वेट मैक्सिमम होगा। तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो जो गिवन मास रहता है उससे डिवाइड करते हैं किसको, मोलर मास का। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें वेट फाइंड करना है। इट मीन्स गिवन मास फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप समझिए कि गिवन मास इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स कितने हैं, इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। ठीक है, तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला कि 0.2 मोल्स ऑफ सुक्रोज। तो कितने मोल्स हैं, 0.2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सुक्रोज C12H22O11 के मॉलिक्यूलर मास से। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे, तो कार्बन के कितने एटम है, 12। तो 12 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, और इसका मॉलिक्यूलर, इसके जो होते हैं मॉलिक्यूल्स कितना है, 22 हाइड्रोजन के, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जैसे इसको हम 11 से मल्टीप्लाई, इस सभी को सॉल्व करते हैं तो ये 144 प्लस 12
156 156 प्लस 176 156 प्लस 176 342, ये 342 ग्राम हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, इसको 342 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 68.4 ग्राम। ठीक है, तो इसका जो हमारा आ गया कितना आया इसका 68.4 ग्राम। इसी तरीके से 2 मोल ऑफ CO2, CO2 मीन्स क्या हुआ 12 प्लस 2 इंटू 16, तो ये हो गया 32 प्लस 44 ग्राम। इस 44 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये कितना आएगा 88 ग्राम। ठीक है, ये 88 ग्राम हो गया। और थर्ड वन को अगर हम फाइंड करें तो थर्ड वाले में क्या होगा, तीसरे वाले में क्या बोला ऑप्शन में कि 2 मोल्स ऑफ CaCO3, तो CaCO3 2 इंटू CaCO3 का 100 होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 200 ग्राम। तो अब इसमें से किसका वेट ज़्यादा है आप तीनों में बताइए। यह है 68.4, यह 88 ग्राम, ये 200 ग्राम, तो किसका ज़्यादा हुआ सी का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट 19 नंबर, द टर्म ग्रीन केमिस्ट्री रेफर्स टू। अब इसमें से ग्रीन केमिस्ट्री का क्या मतलब है। ग्रीन केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट, ये हमें क्या करता है, हैजार्डस या टॉक्सिक केमिकल्स का इमिशन या जनरेशन को कम करने का केमिस्ट्री है। यानी कि जिससे हमारे इन्वायरमेंट में हैजार्डस सब्सटेंसेस या केमिकल्स का प्रेजेंस कम हो सके, जनरेशन कम हो सके, प्रोडक्शन कम हो सके। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला, प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग केमिकल कंपाउंड बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ हैजार्डस केमिकल, ये बिल्कुल सही है, यही ग्रीन केमिस्ट्री है। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला, इनोवेटिव साइंटिफिक सॉल्यूशन टू रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये भी सही है। द प्रोसेस दैट रिड्यूसेस द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ केमिकल प्रोसेस ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी मोर देन 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मोर देन 1। उसके बाद 20 नंबर पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल शो टिंडल इफेक्ट। देखिए टिंडल इफेक्ट का जो आप टर्म देख रहे हैं, ये टिंडल इफेक्ट क्या है कि जब कभी भी आप देखते हैं कि आपके घर के विंडो से एक बीम ऑफ लाइट आ रहा हो, ऐसा कभी देखें कि आपके विंडो या वेंटिलेटर से एक बीम ऑफ लाइट, एक स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट आपके विंडो से आ रहा है, और उस बीम ऑफ लाइट को जब आप देखते हैं तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल फ्लोट होते हुए आपको दिखते हैं। तो ये जो इफेक्ट है बिकॉज ऑफ द टिंडल इफेक्ट, उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट आपको देखा जाएगा कोलॉइड्स में, टिंडल इफेक्ट जो है कोलॉइड्स में दिखता है, टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन में नहीं दिखता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। मिल्क इज ए कोलॉइड, सो इसमें टिंडल इफेक्ट दिखेगा। स्टार्च सॉल्यूशन इज ए कोलॉइड, इसमें भी दिखेगा। तो इसका आंसर मोर देन 1 हो जाएगा, डी नंबर। 21 में देखिए, ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। देखिए जब हमारा हार्ट जो है पंपिंग हो रहा है तो ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं। तो जब कंट्रैक्शन होता है हार्ट का, तो उसमें क्या ऐसा बॉडी का पार्ट है, हार्ट का पार्ट है, जो हमें ब्लड के बैक फ्लो से रोकता है। यानी ब्लड जो आगे की ओर मूव कर रही है तो उसको बैक क्यों नहीं होता है ना। जैसे हमारा फूड में जो एलिमेंट्री कैनाल है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ये एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड फ्लो होता है वो हम माउथ से लेते हैं और धीरे धीरे हमारा ऑइसोफेगस फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस से होकर ये बाहर वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। ये पूरा डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे कभी देखते हैं कि आपने फूड कुछ कंज्यूम किया और कुछ देर के बाद आपको वोमिटिंग होने लगा, तो वोमिटिंग जो होता है वो वोमिटिंग में क्या होता है कि फूड जो है स्टोमक में गया या फूड पाइप में है, उसके बाद आपके माउथ से ये रिवर्स हो जाता है, बैक फ्लो होना उसको बोलते हैं। वैसे ही जो हार्ट हमारे ब्लड में ब्लड जो मूवमेंट होता है बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, वो कभी भी बैक फ्लो क्यों नहीं होता, कौन ऐसा पार्ट है जो उसको बैक फ्लो होने से रोकता है। तो वो आंसर होगा वाल्व्स। ये वाल्व्स हमारे हार्ट में 4 होते हैं और इस वाल्व का ये काम ही है कि आपका जो डायरेक्शन ऑफ द ब्लड है वो हमेशा टुवर्ड्स द हार्ट की ओर हो। इट मीन्स वाल्व्स कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। ये हार्ट से होकर पास होने वाली इस ब्लड के फ्लो के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, वाल्व्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 22, एस्टेपीडियस इज अ डैश। एस्टेपीडियस जो आपका है वो एक स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी है। ये हमारे बॉडी का एक स्मॉलेस्ट मसल है, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट मसल है। तो एस्टेपीडियस एक मसल है और ये मसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये मसल आपका प्रेजेंट होता है एस्टेपीज बोन के पास। ये एस्टेपीज आप जानते हैं, एस्टेपीज एक बोन है जो हमारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है, ये ईयर बोन है। और ये एस्टेपीज बोन इज द स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा हड्डी है, बोन है। अगर आपसे हम पूछे कि विच बोन इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, ये लार्जेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, फीमर है ना, थाई के पास होता है। तो ये एस्टेपीज जो है वो बोन है स्मॉलेस्ट, और एस्टेपीडियस क्या है, वो मसल है। जो एस्टेपीडियस मसल क्या करता है, स्टेबलाइज करता है एस्टेपीज बोन को, ठीक है, ये हमारे कान में होता है। इसका आंसर बी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 23 में देखिए कि फ्रॉग्स एंड टोड्स आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मीन्स क्या, वो जो वाटर में भी रहे और लैंड सरफेस पे भी रहे। तो एम्फीबियन में जो हमारा एग्जांपल होता है फ्रॉग एंड टेडपॉल्स, ये किसका एग्जांपल है, एनूरा। ये याद करना आपको, बायोलॉजी का टर्म है एनूरा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मेड आर
ये क्या है, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इन मसल्स आर, हमारे मसल में कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो हमारा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसमें जो प्रोटीन हेल्पफुल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसका नाम है मायोसिन एंड एक्टिन। मायोसिन एंड एक्टिन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 24 का। ठीक है, उसके बाद 25 पे आते हैं, इंग्लिश में यहाँ से 25, नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट ऑफ अ कोरोना वायरस पेशेंट हु इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन। देखिए, कोविड-19 के टाइम पे आपको जहाँ तक सुनने को मिला होगा वो एक टेक्निक था जिसका नाम था प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि जो भी ऐसे पर्सन हैं जो कोविड-19 वायरस से सफ़र होके उससे बाहर निकले हैं, कोविड-19 वायरस को फाइट करते हुए, अब वो अपने बॉडी के अंदर एक ऐसा इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिए हैं, वो अपने बॉडी के अंदर कोविड-19 जैसे वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी को तैयार कर लिया है। तो ऐसे पर्सन जो कोविड-19 को सफ़र करके अब जो फ्री हो गए हैं उस वायरस डिजीज़ से, उस पर्सन के प्लाज्मा को एक कोरोना वायरस के पेशेंट को दिया जाता था जो क्रिटिकल कंडीशन पे होते थे। उस थेरेपी को बोलते थे प्लाज्मा थेरेपी। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सेल ऑफ अ लीफ। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो है डे के टाइम पे होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है आपका साइट क्लोरोप्लास्ट में। ये कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, ये क्लोरोफिल को कंटेन करता है और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। तो इसका आंसर साइटोप्लाज्म नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, प्रोटोप्लाज्म नहीं, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, डी नंबर, क्योंकि इस क्लोरोप्लास्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा ग्रुप इनको। देखिए, प्रोटिस्टा किसको बोलते हैं, जो आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि जैसे एमीबा के बारे में आप पढ़े होंगे। एमीबा क्या है, एक प्रोटिस्टा है। या फिर आप पैरामेसियम के बारे में पढ़े होंगे, पैरामेसियम भी क्या है, प्रोटिस्टा है। या फिर आप यूग्लिना के बारे में पढ़े होंगे, यूग्लिना भी क्या है, प्रोटिस्टा है। या फिर प्लाज्मोडियम, आप जानते हैं प्लाज्मोडियम इज द प्रोटोजोआ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया डिजीज। ये प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है ये भी क्या है, एक प्रोटिस्टा ही है। तो अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, प्लाज्मोडियम हुआ, ये सभी क्या, प्रोटिस्टा है। अब बात करते हैं कि प्रोटिस्टा आखिर है क्या। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं यूनिसेल्युलर होता है और यूकैरियोटिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। यहाँ पे बोल रहा है कि क्रॉप्स के बारे में कुछ बताया गया है कि द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। नो, जो मानसून के सीजन में हम लोग लगाते हैं, बोते हैं, उस क्रॉप्स को हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं, खरीफ। उसके बाद पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सभी खरीफ क्रॉप हैं। अब याद कीजिए, धान जो होता है, पैडी जो होता है, उसको कब लगाते हैं, मानसून के सीजन पे, क्योंकि उसको वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसको हम लोग खरीफ क्रॉप बोलेंगे। ये खरीफ क्रॉप के एग्जांपल हैं। फिर क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। नो, जो क्रॉप आपका ग्रोइंग होता है विंटर सीजन में उसको हम क्या खरीफ क्रॉप बोलेंगे, नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप। उसको क्या बोलते हैं, रबी। जैसे वीट आपका क्या है, वीट गेहूं जो है वो क्या है, रबी क्रॉप है, क्योंकि इसको ठंडे के मौसम में लगाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से, करेक्ट पूछ रहा है ना, या करेक्ट। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ऑल थ्री आर रॉन्ग। सो द आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, डी नंबर। उसके बाद पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट 30 नंबर, द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मिमोसा प्यूडिका इज रेफर्ड एज। देखिए, मिमोसा प्लांट किसको बोलते हैं, ये जो टच मी नोट प्लांट है ना, छुई मुई जिसको बोलते हैं, टच मी नोट, ये टच मी नोट प्लांट जो होता है, जिसको आप जैसे ही टच करते हैं तो वो क्या होता है, बिल्कुल मुरझा जाती है। इस सेंसिटिवनेस को, इस मूवमेंट ऑफ लीव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोनेस्टी। सिस्मोनेस्टी, ये सिस्मोनेस्टी हो गया, इसका टर्म है, जिससे कि टच मी नोट मिमोसा प्लांट जो होता है वो क्या होता है, अपने आप को क्लोज कर लेता है, अपने लीफ को मूव कर लेता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 31 में हम आ जाते हैं, 31 नंबर, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू यूज़ रोबोटिक टेक्नोलॉजी टू क्लीन ऑल इट्स कमीशनड मेन होल्स। जितने भी उसके पास मेन होल्स कमीशनड हैं उसको क्या करता है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी से उसको क्लीन करने का काम करता है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, केरला स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज ऑफ 2023। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं, टोटल 11 ऐसा स्टेट है जिसको स्पेशल स्टेटस मिला है, स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला है। वो 11 स्टेट्स जो होते हैं हमारे पास, वो आपके पास असम है, असम हो गए, फिर नागालैंड हो गया, फिर जो है हिमाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, है ना, फिर मेघालय हो गया, फिर जो है इधर सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, और उत्तराखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, यही सभी स्टेट्स है। तो आपने क्या समझा कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हुए, हिमाचल प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, उत्तराखंड हुआ, ये सभी है।
ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है पूछ रहा है। तो तेलंगाना तो हम बताया है 11 में आता है, असम भी है, सिक्किम भी है, कौन नहीं है? झारखंड को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं मिला है, तो ये आंसर ए होगा। उसके बाद हु इज़ द फर्स्ट वोमेन ऑफिसर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ सीआईएसएफ? सीआईएसएफ का डायरेक्टर जनरल अभी कौन बनी है? फर्स्ट वोमेन ऑफिसर ये है, ये राजस्थान कैडर की आईपीएस है, नीना सिंह, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेशनल एजुकेशन डे, आप जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन डे हम लोग मनाते हैं कब है? डी नंबर 11 नवंबर को। 11 नवंबर इज़ दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ही बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग मनाते हैं कौन सा डे? एजुकेशन डे। और ये क्या थे? ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इसलिए 11 नवंबर को हम लोग एजुकेशन डे मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे। उसके बाद देखिए व्हेन हैज़ आईएनएस इम्फाल बिन कमीशनड इनटू इंडियन नेवी? देखिए इंडियन नेवी में हमारे पास कुछ जो है आईएनएस वगैरह रहते हैं, तो इसमें जो इम्फाल है वो लॉन्च किया गया है, ये कमीशन किया गया 26 दिसंबर 2023 को। और ये बेसिकली क्या है कि ये आपका मिसाइल वगैरह जब दागे जाएंगे तो उस मिसाइल को, इंडियन नेवी का ऐसा एक सिस्टम है जो उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये आईएनएस इम्फाल जो है इसी लास्ट ईयर जो है कमीशन किया गया है। उसके बाद नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च्ड इन जून 2023 टू प्रमोट द यूज़ ऑफ नॉन केमिकल फर्टिलाइजर बाय फार्मर्स। एक ऐसा स्कीम आया गवर्नमेंट का जो ये प्रोमोट कर रही है कि आप अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करें, यानी कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, मैन्योर्स है, उसी का हम लोग यूज़ करने के लिए इनक्रेज किया जा रहा है। इस स्कीम को हम लोग बोलते हैं पीएम प्रणाम, ऑप्शन नंबर सी। और पीएम प्रणाम एक ऐसा स्कीम है, एक ऐसा योजना है जिसके द्वारा हम लोग मदर अर्थ को अपनी मदर की तरह इसको हेल्दी एंड पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए हम लोग इस पर वर्क करने वाले हैं। इट मीन्स मदर अर्थ को हेल्दी रखने के लिए एक मिशन आया है, एक योजना आया जिसका नाम है पीएम प्रणाम। और इस पीएम प्रणाम के द्वारा कहा गया है कि आप अपने खेतों में, फार्मर्स को इनक्रेज किया जा रहा है कि आप अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का ज़्यादा जोर दें, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पीएम प्रणाम स्कीम। 37 एशियाज लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो नैनीताल उत्तराखंड, और नैनीताल में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिया फर्स्ट इंडियन सिटी डैट अचीव्ड ग्रीन रेलवे स्टेशन स्टेटस इन 2023। तो ये आपका है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। इन विच इंडियन सिटी हैज़ द रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एस्टेब्लिश्ड? तो पोस्टल यूनियन का रीजनल ऑफिस कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली एनसीआर, सी। Who has been appointed on 1st November 2023 as the regional director of WHO's साउथ ईस्ट एशिया रीजन? देखिए साउथ ईस्ट एशिया रीजन का रीजनल डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो ये जो रीजनल डायरेक्टर बने हैं इनका नाम है साइमा वाजिद। साइमा वाजिद, बी नंबर। ये साइमा वाजिद कौन है? सी इज़ द डॉटर ऑफ पीएम ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना। शेख हसीना की डॉटर है साइमा वाजिद, और इस साइमा वाजिद को ही रीजनल डायरेक्टर बनाया गया है, किसका? WHO का। ठीक है, ये याद रहेगा। साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल डायरेक्टर किसे बनाया गया? WHO का, साइमा वाजिद। साइमा वाजिद कौन है? डॉटर ऑफ बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। अच्छा, उसके बाद देखिए WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और उसके बाद WHO के अभी डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कौन है? रीजनल डायरेक्टर तो आपने जाना कि साउथ ईस्ट एशिया का कौन है? साइमा वाजिद। लेकिन ओवरऑल डायरेक्टर कौन है? तो इसका ओवरऑल डायरेक्टर जो है वो टेड्रोस अधानोम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, उसके बाद 41 पे आते हैं। 41 में बोला जा रहा है विच फिल्म हैज़ बीन गिवन गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023। देखिए 54 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हुआ था, पणजी में। और गोवा में होने के साथ साथ इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो मिला है वो मिला है एंडलेस बॉर्डर्स। ये एंडलेस बॉर्डर्स एक पर्सियन मूवी है ना, ये पर्सियन मूवी, ईरानियन मूवी है। और इस मूवी में तालिबान के ही, मतलब अफगानिस्तान के पास में ईरान में एक टीचर के बारे में स्टोरी है, और ये तालिबान और अफगानिस्तान पे बेस्ड एक मूवी है, एंडलेस बॉर्डर। इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। उसके बाद यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग दिया हुआ है। आप लोग सभी जानते हैं कि सत्या नडेला कौन है? ही इज़ द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सुंदर पिचाई कौन है? सुंदर पिचाई इज़ द CEO ऑफ अल्फ़ाबेट INC एंड द सब्सिडरी ऑफ अल्फ़ाबेट गूगल। ये गूगल के CEO कौन है अभी? सुंदर पिचाई।
उसके बाद नील मोहन क्या है, नील मोहन इज द सीईओ ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब के सीईओ कौन है, नील मोहन। संजय झा, संजय झा इज द फॉर्मर सीईओ ऑफ मोटरोला मोबिलिटी। मोटरोला के फॉर्मर सीईओ कौन है, संजय झा थे, अभी नहीं है। शांतनु नारायण, आप जानते हैं शांतनु नारायण करेंट सीईओ ऑफ एडोब। एडोब का सीईओ कौन है, शांतनु नारायण। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए का हो जाएगा। सत्या नडेला किसका, माइक्रोसॉफ्ट, ए नंबर। सुंदर पिचाई क्या है, गूगल, 2 नंबर। नील मोहन क्या है, यूट्यूब का, सी नंबर 4 नंबर। संजय झा किसका है, मोटरोला का। शांतनु नारायण किसका, एडोब का, इसका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन द टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री 6 बैटर्स गॉट आउट ऑन द सेम स्कोर, व्हाट वाज द स्कोर। एक ऐसा बिजायर सिचुएशन हुआ था, यूनिक अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन था। वो क्या था कि एक टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में 6 बैटर्स ऑल ऑफ सडन सेम ही स्कोर पे, बिना किसी स्कोर का इजाफा हुए आउट हो गए थे। और ये जो हुआ है, ये आपका इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। और इस टेस्ट मैच में ये साउथ अफ्रीका के ही ग्राउंड पे हो रहा था, केप टाउन में। और इसमें हमारा जो विकेट इंडिया का था 153 पे 4 थे, और ऑल आउट हो गया 153 पे ही, ऑल आउट भी हो गया। ठीक है, तो ये जो हुआ है 153 स्कोर पे हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ये आपको याद रखना। ऑल 6 विकेट्स आउट हो गया था। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द होस्ट ऑफ 15th ब्रिक्स समिट 2023। देखिए जो ब्रिक्स समिट हुआ है 15th अभी लास्ट ईयर नवंबर अक्टूबर में, तो ये जो ब्रिक्स समिट अक्टूबर में हुआ है लगभग, तो ये हुआ था आपका जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे ऑप्शन डरबन है तो डरबन आप याद रख सकते हैं, डरबन साउथ अफ्रीका। डरबन रहे तो डरबन मार्क कीजिए, जोहान्सबर्ग रहे तो जोहान्सबर्ग मार्क कीजिए, कंट्री रहे तो साउथ अफ्रीका मार्क कीजिए। ये 2023 के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स समिट कहाँ पे होगा, तो ये जो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट होने वाला है ये आपका कजान सिटी में, सिटी का नाम क्या है, कजान सिटी। और ये कहाँ पे है, रसिया में। तो ये रसिया में इस साल होने वाला है ब्रिक्स सम्मेलन। वो कौन सा होगा, 16th ब्रिक्स सम्मेलन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्दुल फतह अल सीसी। ये जो अल सीसी है वो प्रेसिडेंट ऑफ द इजिप्ट है, इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ही वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2023, बिल्कुल सही। 2023 का जो हमारा रिपब्लिक डे हुआ है उसके चीफ गेस्ट कौन थे, द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्दुल फतह अल सीसी। ये अल सीसी साहब ही हमारे चीफ गेस्ट थे। और 2024 का जो 26 जनवरी को हुआ रिपब्लिक डे, इसमें इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट, ठीक है, 24 में। 23 में कौन था, इजिप्शियन प्रेसिडेंट। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमें लगा। उसके बाद क्या बोला, ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट फॉर द सेकेंड टाइम कंटिन्यूसली। नो, अब्दुल फतह अल सीसी बहुत साल से वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, और ये इनका इस बार का जो विक्ट्री हुआ उनका इलेक्शन में वो 3rd टाइम है कंटिन्यूसली, नॉट सेकेंड। सो दिस इज नॉट करेक्ट। सी में क्या बोला कि ही रिसेंटली ऑब्टेन 89.6% वोट। ठीक है, ये सही है। हिज प्रेजेंट टर्म विल बी ऑफ 6 ईयर्स। हाँ, इजिप्ट में जो प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है, टेन्योर होता है, वो 6 ईयर्स का होता है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा आंसर रॉन्ग है, तो सेकेंड टाइम नहीं होके ये क्या होगा, 3rd टाइम ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए ऑपरेशन फ्रेंड, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो हुआ है वो एक रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन था बाय दी इंडिया। और कहाँ पे हुआ था, टर्की एंड सीरिया के अर्थक्वेक में जो फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन दोस्त के नाम से। इसका आंसर क्या होगा, इंडिया, टर्की एंड सीरिया, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 47वें नंबर पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट COP28। देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 आपको हम एनवायरमेंट में बता चुके हैं। ये COP 28 कहाँ पे हुआ आप बता सकते हैं, ये हुआ है दुबई में। दुबई इज अ सिटी ऑफ UAE कंट्री, UAE कंट्री का एक सिटी है दुबई, वहाँ पे COP28 हुआ है। और COP28 क्या है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इट मीन्स इसमें क्या हम लोग डिस्कस करते हैं, तो ये यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्फ्रेंस है उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है हर साल। और ये COP28 जो हुआ है वो दुबई में हुआ है, UAE में हुआ है। तो अब देखिए इसमें क्या बोला, ऑर्गेनाइजिंग ड्यूरिंग दी 30 नवंबर टू 13 दिसंबर, ये सही है, लास्ट ईयर हुआ है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग प्लेस दोहा कतर, नो कतर में नहीं हुआ है ना, ये तो हुआ है दुबई UAE में, तो यही रॉन्ग हो गया। लॉस एंड डैमेज फंड पॉलिसी आर अप्रूव्ड, ये सही है। सेंटियागो नेटवर्क वाज अप्रूव्ड, सही है। तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन प्लेस ही पूछना था इसको इनडायरेक्टली, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसका 48 नंबर देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी ऑर्गेनाइज्ड ऑन नवंबर 2023। AI का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है वो हुआ है बकिंगहम इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर ए। 49 में आ जाइए, मिशन दक्ष इनिशिएटिव ऑफ बिहार गवर्नमेंट। देखिए बिहार गवर्नमेंट एक
इनिशिएटिव लाई है जिसका नाम है मिशन दक्ष। और ये मिशन दक्ष क्या करता है, ये बनाया गया जो एकेडमिकली वीक स्टूडेंट है उसके सपोर्ट के लिए हम लोग मिशन दक्ष एक इनिशिएटिव को लाए हैं, एकेडमिकली वीक स्टूडेंट के लिए जो पढ़ने में कमज़ोर हो। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सिचुएटेड। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, वेस्ट चंपारण बिहार में। सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। देखिए वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये किसके अंडर है? ग्रीनलैंड, डेनमार्क कंट्री के। ये ग्रीनलैंड कौन से कंटिनेंट में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। ये लेकिन किसके अंडर आता है? डेनमार्क कंट्री का पार्ट है, ऑटोनोमस पार्ट है ग्रीनलैंड। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दिया सेकंड लार्जेस्ट, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट तो ग्रीनलैंड हो गया, सेकंड लार्जेस्ट होगा न्यू गिनी। सेकंड लार्जेस्ट क्या होगा? न्यू गिनी। उसके बाद बॉर्नियो आता है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक। हम रॉक जब चैप्टर ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं तो उसमें देखेंगे क्या क्या होता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसमें हमारे पास जो क्वार्जाइट है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, जेनेसिस क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। लेकिन डोलोमाइट जो होता है, डोलोमाइट क्या होता है भाई? MgCO3 इंटू CaCO3, ये दोनों का मिक्सचर। तो ये डोलोमाइट क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद लेक टॉपो। देखिए लेक टॉपो जो है एक लेक है जो फॉर्म हुआ बाय दी क्रेटर। क्रेटर जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि अर्थ के सरफेस पे क्या हो, एक होल हो जाना या एक गड्ढा हो जाना। बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी, वो हो सकता है कि आइदर किस कारण से वो होता है, तो बिकॉज हो सकता है कि वो वॉल्केनो इरप्शन के कारण हो, या फिर हो सकता है कि कुछ नेचुरल फिनोमेना हुआ हो, या फिर यहाँ पे मेटेरॉइट गिर गया हो, है ना, आकाश से मेटेरॉइट गिर जाता है तो उससे भी क्रेटर का निर्माण होता है। तो ये क्रेटर के फॉर्मेशन के कारण लेक टॉपो जो है ये हमारे पास न्यूजीलैंड कंट्री में है। ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे कंट्री इंडिया में किसी एक्सप्लोजन या वॉल्केनो या मेटेराइट इम्पैक्ट के द्वारा एक लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं, तो हमारे इंडिया का क्रेटर लेक कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन आवर कंट्री इज द क्रेटर लेक। तो हमारे इंडिया में जो लेक है उसका नाम है लोनार लेक। कौन सा है लेक? लोनार लेक। और ये लोनार लेक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये भी क्रेटर ही लेक है जैसे ये टोपो है न्यूजीलैंड का। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 54th में, विच ऑफ द फॉलोइंग करंट इज नॉट अ वार्म करंट। अब देखिए वार्म करंट नहीं है पूछ रहा, तो हम जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो दो टाइप के करंट होते हैं, एक वार्म करंट, एक कोल्ड करंट। ये वार्म करंट और कोल्ड करंट जो है हम समझने के लिए उसके डायरेक्शन को समझेंगे कि करंट का फ्लो किधर से किधर है। यहाँ पे हमारे पास अलास्का करंट है, मोजाम्बिकी करंट है, एंटिल्स करंट है। ये तीनों करंट जो गिवन है वो सभी क्या है? वार्म करंट ही है। तो कौन सा वार्म करंट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 पे आ जाइए, विच ऑफ द, यहाँ पे क्या बोला? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा किससे होकर पास नहीं करती है? तो आप जानते हैं कि इंडिया के 8 स्टेट से कर्क रेखा पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। वो कौन कौन सा है मेरे भाई? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर जो है झारखंड है, फिर जो वेस्ट बंगाल है, फिर जो त्रिपुरा है, फिर जो मिजोरम है। यही 8 स्टेट है ना। तो अब इसमें से पूछ रहा किससे होकर नहीं पास करती है? तो राजस्थान जो है पास करती है, त्रिपुरा से पास करती है, उड़ीसा से नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालयाज इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में लोकेटेड नहीं है हिमालय का कौन सा माउंटेन? देखिए धौलागिरी कहाँ पे है? धौलागिरी इन नेपाल। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है। उसके बाद नंगा पर्वत। नंगा पर्वत बेसिकली ये गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में है, तो इसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग इंडिया में ही अभी मानते हैं हमारे इंडियन डेटा के अकॉर्डिंग। तो नंगा पर्वत बेसिकली गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान में है, बट इसको इंडिया कंसिडर करते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। कामेत कहाँ पे है? कामेत कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो इसका आंसर क्या होगा? धौलागिरी जो नेपाल में है, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमालय। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमालय आप जानते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास जो दिया है, आपको पढ़ाए थे काराकोरम रेंज के बारे में, तो काराकोरम रेंज के बारे में कौन सा? सियाचिन है, हिस्पर है, बियाफो है, बाल्टोरो है। तो यहाँ पे सियाचिन नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा? हिस्पर। तो इसका आंसर क्या है? सी नंबर। उसके बाद बोला सॉइल विच डेवलप्स इन कोनिकल फॉरेस्ट। देखिए कोनिकल फॉरेस्ट का ही हम दूसरा नाम बताए थे, आपको याद हो तो उसको बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, बोरियल फॉरेस्ट। और बोरियल फॉरेस्ट में स्पेशल टाइप का सॉइल डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोडजोल। ये ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद वर्ल्ड्स फेमस आयरन ओर डिपॉजिट्स नेम किरभॉय रोग। देखिए ये याद कर लेना है, किरभॉय रोग एक आयरन माइंस है जो वर्ल्ड का फेमस है और ये यूक्रेन में है। किरभॉय रोग कहाँ पे? यूक्रेन में है। दी ओरिजिन पॉइंट ऑफ लूनी रिवर। अब देखिए लूनी रिवर का ओरिजिन कहाँ पे होता है? तो लूनी रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नागा हिल, या नाग पहाड़ी भी बोलते हैं, नागा हिल। ये नागा हिल आपका पुष्कर में है, पुष्कर वैली इसको कहते हैं, पुष्कर जगह है जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है और जो राजस्थान में है। तो अगर कभी भी आ जाए कि लूनी रिवर ओरिजिन कहाँ से होता है, तो अगर नागा पहाड़ी है अजमेर का तो नागा पहाड़ी मार्क कीजिए, अगर नागा नहीं है तो पुष्कर वैली हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी। और आप जानते हैं कि लूनी रिवर जो है वो राजस्थान के अजमेर से स्टार्ट होके गुजरात के
इंडियन डेजर्ट में ही क्या होती है, वो खत्म हो जाती है। तो ये लूनी रिवर आपका क्या होगा, पुष्कर वैली, बी नंबर। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज इन एनी क्वेश्चन, यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो लेक्चर। ओके, सो